हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं अभी आरसीसी का क्वेश्चन करा रहा हूं, जिसमें हम लोगों का 8 पार्ट हो बन चुका है। 8 पार्ट बन चुका है। ये हम लोग का 9वां पार्ट है, जिसमें हम लोग 160 क्वेश्चन कर चुके हैं। और 160 से 180 तक का क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे अभी हम लोग। तो ये जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, जो किसी न किसी एई हो या फिर जेई एग्जाम में आया हुआ है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जो कि यूथ कंपटीशन से लिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो बुक जो दिया हुआ है, यही बुक का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसमें लगभग 1300 प्लस क्वेश्चन है। 1300 प्लस क्वेश्चन है, वो भी आरसीसी के सिर्फ। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको यदि आप लोग कर लेते हैं तो आरसीसी का सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर में जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आइडिया आप लोगों को लग जाएगा। तो आप लोग एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो, या फिर आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई भी स्टेट एई जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन तो जरूर ही करना चाहिए, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और पता चले कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक बात और कि यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक किया करो, और कमेंट करके बताया करो कि इसमें से क्या अच्छा लगा, कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा। और शेयर भी किया करो अपने फ्रेंड लोगों के साथ, जो जेई की तैयारी कर रहा होगा या फिर एई की तैयारी कर रहा होगा। एसएससी जेई का तो पूरा प्रीवियस ईयर का इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। मतलब ये जो करा रहा हूँ इसमें पूरा एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर है। और आरआरबी जेई का जो हुआ था अभी एग्ज़ाम फिलहाल में, तो उसका भी क्वेश्चन इसमें है। यूपीपीएससी, बाकी जो भी एग्ज़ाम होते हैं स्टेट एई जेई, वो सारे इसमें दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। 161 नंबर का क्वेश्चन है, द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए बैलेंस्ड सेक्शन इज कॉल्ड। तो जो न्यूट्रल बैलेंस सेक्शन का जो न्यूट्रल एक्सिस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है बैलेंस्ड न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, इक्विवेलेंट न्यूट्रल एक्सिस, या ऑल ऑफ द अबव। तो हम लोग जो बैलेंस सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस होता है, उसको हम लोग क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो बैलेंस सेक्शन का जो भी न्यूट्रल एक्सिस होता है, उसको क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होता है। इसी से हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि वो सेक्शन बैलेंस है या फिर अंडर है या फिर ओवर रेनफोर्स्ड है। यदि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस यदि कम है, किससे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से, तो उसको हम लोग अंडर रेनफोर्स बोलेंगे। और यदि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस अधिक है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से, तो हम लोग उसको ओवर रेनफोर्स बोलते हैं। ये दोनों बातें मैं बता चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाई मेकिंग ए बैलेंस्ड सेक्शन ओवर रेनफोर्स्ड, द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाई। तो हम लोग बैलेंस सेक्शन को ओवर रेनफोर्स सेक्शन बना रहे हैं, तो हम लोग जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है उसको कितने से अधिक इंक्रीज नहीं करना है, कितने से इंक्रीज नहीं कर सकते। तो हम लोग जब भी ओवर रेनफोर्स में मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो 25% से अधिक इंक्रीज नहीं कर सकते उसके मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In working stress design, permissible bond stress in the case of deform bar is more than that in plain bar by। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है हम लोग वर्किंग स्ट्रेस में डिजाइन में जो परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस होता है, तो उसको डिफॉर्म बार यूज कर रहे हैं, तो बॉन्ड स्ट्रेस को कितना परसेंट अधिक इंक्रीज करना पड़ता है। तो जब भी हम लोग डिफॉर्म बार यूज़ करते हैं, तो उसका परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस 60% इंक्रीज हो जाता है। किसके कंपैरिजन में, प्लेन रेनफोर्स के कंडीशन में, मतलब उससे कंपैरिजन करें तो 60% अधिक इंक्रीज हो जाता है यदि हम लोग डिफॉर्म बार यूज़ करते हैं। तो डिफॉर्म बार क्या होता है, HYHD जो बार हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग डिफॉर्म बार बोलते हैं। और जो माइल्ड स्टील होता है वो प्लेन बार होता है। तो यदि हम लोग मान लो प्लेन बार की जगह में हम लोग एच वाई एच डी बार यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो बॉन्ड स्ट्रेस है, परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस, वो 60% इंक्रीज हो जाएगा। और देख लेते हैं इसका और क्या क्या कंडीशन होता है। जैसे कि एक तो 60% इंक्रीज हो गया, किसके कंडीशन में, टेंशन के कंडीशन में। यदि ये टेंशन में है तो बार, यदि कंप्रेशन के कंडीशन में है और प्लेन बार है,
तो उसके लिए हम लोग 40% सॉरी 25% इंक्रीज हो जाता है उसका परमिसिबल बाउंड्री स्ट्रेस। अब यदि डिफॉर्म बार यूज़ कर रहे हैं, डिफॉर्म बार यूज़ कर रहे हैं और कंप्रेशन में है, तो उस कंडीशन में 100% इंक्रीज हो जाता है उसका परमिसिबल मतलब परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस 100% इंक्रीज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में अभी हम लोगों को क्या पूछा है, डिफॉर्म बार के लिए पूछा हुआ है, और यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि टेंशन में है कि कंप्रेशन में, तो हम लोग मान के चलते हैं कि टेंशन में है। टेंशन के लिए कितना परसेंट यूज़ करते हैं, 60% यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ऑप्शन में कहीं 60% दिया नहीं है। तो ऑप्शन में अगर 60% नहीं दिया है तो जो 60% के नियर में होगा उसको हम लोग करेक्ट मान लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 40 उसके नियर में है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी जेई में आया हुआ था, और यदि आप लोग इस पे इसका करेक्ट आंसर डी को लिया गया था। In a RCC section under flexure, the assumption that a plane section before bending remains plane after bending lead to। तो इस क्वेश्चन में एजम्पशन दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, आरसीसी सेक्शन का एजम्पशन दिया हुआ है। और एजम्पशन जो दिया हुआ है वो किससे प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया ऑप्शन है। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बीइंग लीनियर अक्रॉस द डेप्थ। तो जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो तो लीनियर, यहाँ पर देख सकते हो कि ए ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो ऐसे बनता है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये लीनियर होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन भी आप लोग देख सकते हो, ऑप्शन बी में देख सकते हो कि स्ट्रेस स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बीइंग लीनियर अक्रॉस द डेप्थ। तो यहाँ पर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो लीनियर नहीं होता, वो होता है पैराबोलिक, रेक्टेंगुलर फिर पैराबोलिक होता है, इस टाइप का बनता है। ये जो होता है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जो लीनियर बनता है वो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, इसी इसी का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब इसी को लीड्स करता है। जो यहाँ पर लिखा हुआ ना, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज मोर देन और इक्वल टू इट्स करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो हम लोग जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालते हैं, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो एक्चुअल जो स्ट्रेंथ रहता है वो क्या प्रोबेबिलिटी रहता है कि उससे अधिक हो या फिर उससे इक्वल हो। तो मैं पहले सबसे पहले वीडियो में बताया था कि जो हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं तो उसमें 95% अधिक होना चाहिए। अधिक होना चाहिए कितना, जिसका भी हम लोग जिस भी ग्रेड का कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, मान लो M20 ग्रेड का हम लोग 100 ब्लॉक बनाए हैं और उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, तो 95 जो ब्लॉक है उसका 20 ग्रेड से अधिक होना चाहिए, मतलब 20 न्यूटन पर mm² से जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो अधिक होना चाहिए। तो 95 चांस रहता है कि मतलब उससे अधिक होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 करेक्ट होगा। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कि 95 कहाँ दिया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो कि पॉइंट में दिया हुआ है, तो हम लोग 95% को पॉइंट में चेंज करेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 0.95 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a beam section, if the steel reinforcement is of such a magnitude that the permissible stress in concrete and steel are developed simultaneously, the section is known as। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो कंक्रीट है और जो स्टील है उसका परमिसिबल स्ट्रेस दोनों एक साथ मतलब डेवलप कर रहे हैं, एक साथ बढ़ रहे हैं, तो उसको कौन सा सेक्शन बोलेंगे। यहाँ पर देख सकते हो कि 4 ऑप्शन है, बैलेंस सेक्शन है, क्रिटिकल सेक्शन है, इकोनॉमिकल सेक्शन है और एनी वन ऑफ द एबव दिया हुआ है।
तो जब भी अगर कंक्रीट और स्टील दोनों साथ में अपना परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंच रहे हैं तो उसको हम लोग बैलेंस सेक्शन बोलते हैं, बैलेंस सेक्शन बोलते हैं। अब बैलेंस सेक्शन के साथ साथ हम लोग क्रिटिकल सेक्शन भी बोल सकते हैं और इकोनॉमिकल सेक्शन भी बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा ऑल वन ऑफ द एनी ऑफ द एबव, मतलब इसमें से कोई एक भी हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील in tension is 140 Newton per mm square, then the depth of neutral axis for a singly reinforced rectangular balance section will be। तो इस क्वेश्चन में अपने को टेंशन का परमिसिबल स्ट्रेस दिया हुआ कितना दिया है, 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है और हम लोगों को डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला मैं बताया हूँ कि क्या होता है। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हैं। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दिया हुआ है और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर देख सकते हो कि एक्स सी इक्वल टू होता है एम सिग्मा सी बी सी बाय में होता है सिग्मा एस टी प्लस एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी। और यहाँ पर हम लोग यदि इसको कैलकुलेट करें, मतलब मॉड्यूलर रेशियो का जो वैल्यू है उसको रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमारा यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर डिब्बे में बना हुआ है, ये फॉर्मूला बन के आ जाता है। इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग के का वैल्यू निकाल लेंगे और के का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो हम लोगों को क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकल जाएगा। और यहाँ पर के क्या है पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि के क्या है, नीचे में लिखा हुआ है न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर है। तो हम लोग यहाँ पर जो 140 दिया है परमिसिबल स्ट्रेस, तो उसको यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो के का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर डिब्बे में देख सकते हो बना हुआ है, इसको ऊपर कर लेता हूँ, मैं जूम कर लेता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। यहाँ पर देख सकते हो जो डिब्बे में बना हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। तो एफ ई का दिया हुआ है कौन सा ग्रेड का है और यहाँ पर के दिया हुआ है। तो हम लोगों को जो 140 है वो किसका परमिसिबल स्ट्रेस है, एफ ई 250 का है। और यहाँ पर एफ ई 250 का देख सकते हो कि कितना आया है, 0.40 आया है। यदि आप लोग इस वैल्यू को, मतलब जो 140 है उसको यहाँ पर रखोगे सिग्मा एस टी के, तो जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 0.40 आएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन में देख सकते हो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग अभी देखें कि कितना उसका वैल्यू होता है, 0.40 होता है, 0.40 होता है के का वैल्यू और उसके साथ डी को मल्टीप्लाई करते हैं। डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है। तो इसको ये जो फॉर्मूला है कौन सा फॉर्मूला निकल के आता है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो 0.40 डी लिखा हुआ है। तो इम्पोर्टेंट है, इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है जेई में, छोटा छोटा न्यूमेरिकल रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द रिलेशन एम आर इक्वल टू क्यू इंटू बी इंटू डी स्क्वायर फॉर द बीम डिजाइन द लेटर क्यू रिप्रेजेंट द। तो यहाँ पर जो एम आर का फॉर्मूला दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ रेशियो निकालने के लिए, मूवमेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो क्यू लिखा हुआ है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन में देख लेते हैं पहले कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर देख लो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब लीवर आर्म फैक्टर बोलते हैं कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर बोलते हैं कि मॉडिफिकेशन फैक्टर बोलते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस फैक्टर बोलते हैं। तो जो क्यू रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंट फैक्टर। ये मैं पहले भी बताया हूँ, जब एम आर का वैल्यू आप लोगों को बता रहा था तो उस समय मैं बताया था कि क्यू को क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द बॉन्ड स्ट्रेस ऑफ ए सेक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाई। तो बॉन्ड स्ट्रेस है किसी सेक्शन का, तो उसको हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं।
तो उसको रिड्यूस करना है अपने को। तो जो भी हम लोग बार यूज़ कर रहे हैं उसका पेरीमीटर है उसको इंक्रीज करके, जो टोटल पेरीमीटर होता है, मान लो ये कोई बार है, ये कोई बार है, तो इसका जो भी बाहर का जो भी लेंथ रहता है, डाया रहता है, उसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर को हम लोग इंक्रीज करके बॉन्ड स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। डिक्रीजिंग द लीवर आर्म, तो ये गलत हो जाएगा। इंक्रीजिंग द टोटल पेरीमीटर ऑफ बार, तो अभी मैंने बताया कि पेरीमीटर को हम लोग इंक्रीज करके बॉन्ड स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। As per the working stress method of reinforced concrete design, if a concrete has permissible compressive stress of P, then the modular ratio is approximately given us। तो हम लोगों को मॉडुलर ऑफ रेशियो का फॉर्मूला बताना है, और जो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस को पी से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो ये देख लेते हैं कि मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। मॉडुलर रेशियो होता है एम इक्वल टू होता है 280/3 सिग्मा CBC होता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब यहाँ पर जो सिग्मा CBC है उसको पी से डिनोट किया गया है, पी से डिनोट किया गया है। और यदि हम लोग 3 को और जो 280 दिया हुआ है उसको हम लोग अगर काटते हैं तो कितना आ जाएगा लगभग, कितना आ जाएगा 90, सॉरी 93.33 आ जाएगा। और नीचे में क्या रहेगा, पी रहेगा, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लो कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए में आप लोग देख सकते हो कि 93/P दिया हुआ है, तो लगभग इसी के नियर है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग ऑप्शन ए को चूज कर लेंगे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्क्रीट बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। तो यदि जो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो कंक्रीट होता है वो किसको रजिस्ट करता है, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो जो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो कंक्रीट रहता है, मान लो ये कंक्रीट है और उसका न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर है, तो नीचे में जो कंक्रीट रहता है वो किसको रजिस्टर करने के लिए हो। तो हम लोग नीचे में जनरली क्या डालते हैं, सरिया डालते हैं, बार डालते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो जो नीचे रहता है वो टेंसाइल, टेंसाइल मतलब जो स्टील रहता है उसको स्थापित करने का काम करता है, मतलब उसको बांध के रखे रहता है ताकि वो टेंसाइल स्ट्रेस को ले सके। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है रजिस्ट द बेंडिंग मूवमेंट, तो बेंडिंग मूवमेंट को तो रजिस्ट नहीं करता क्योंकि जो स्टील है वो करता है। तो ऑप्शन बी देख लेते हैं, इम्बेड्स द टेंसाइल स्टील, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देख लो कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, आरसीसी स्ट्रक्चर इज सेड टू बी डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन व्हेन। तो हम लोग जो आरसीसी स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग डबली रेनफोर्स कब बोलेंगे, किस कंडीशन में डबली रेनफोर्स से बोलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा दिया हुआ है। ऑप्शन ए में देखते हैं, रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड ऑन टेंशन साइड एंड मिडिल ऑफ द स्ट्रक्चर। तो इसमें बोल रहा है कि टेंशन साइड, टेंशन साइड कहाँ होता है, नीचे होता है, बीम का जनरली में नीचे होता है, यहाँ पर टेंशन है। तो इधर तो हम लोग बार प्रोवाइड करते हैं। और इसमें बोल रहा है कि मिडिल, मिडिल में हम लोग नहीं करते, या तो टॉप पे करेंगे या तो बॉटम पे करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि जो क्या बोलते हैं डबली रेनफोर्स किसको बोलते हैं। तो मान लो ये कोई बीम है, तो इसके नीचे में हम लोग जो बार देते हैं और ऊपर में भी बार दे रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे डबली रेनफोर्स, क्योंकि टेंशन साइड में भी दिए हैं हम लोग बार और कंप्रेशन साइड में भी हम लोग बार दिए हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में और क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड ऑन कंप्रेशन साइड एंड मिडिल ऑफ द सेक्शन, तो ये भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन ए भी गलत है क्योंकि मिडिल में हम लोग नहीं देते। ऑप्शन सी देख लेते हैं, द स्ट्रक्चर इज रेनफोर्स्ड बाई बोथ माइल्ड स्टील बार एंड
स्टील मेस। तो इसमें यह बोल रहा है कि जो माइल्ड स्टील बार है उसको भी देते हैं, और स्टील मेस होता है, स्टील जाली होता है, उसको भी देते हैं। तो इसको तो हम लोग डबली रेनफोर्स नहीं बोलते। ऑप्शन डी देख लेते हैं। रेनफोर्समेंट इज प्लेस्ड ऑन टेंशन एंड कंप्रेशन साइड ऑफ द स्ट्रक्चर। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला है कि जो रेनफोर्समेंट है उसको हम लोग प्लेस करते हैं टेंशन साइड में भी और कंप्रेशन साइड में। तो अभी आप लोगों को मैं बताया कि जो डबली रेनफोर्समेंट होता है उसमें हम लोग टेंशन और कंप्रेशन दोनों में हम लोग स्टील देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो, द एक्सप्रेशन फॉर मॉड्यूलर रेशियो एम 280/3 σ cbc where σ cbc is the permissible compressive stress due to bending in concrete in न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जो मॉड्यूलर रेशियो हम लोग रहता है, तो उसको किससे व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेशन किससे देते हैं बोल रहा है। ऑप्शन में देखते हैं क्या 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 दिया है। फुल्ली टेक्स इनटू अकाउंट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट सच सच एज क्रीप। तो जो मॉड्यूलर रेशियो है उसमें हम लोग फुल मतलब जो भी इफेक्ट रहता है क्रीप का, वो फुल्ली नहीं होता, इफेक्ट नहीं करता पूरा, पार्शली इफेक्ट करता है। पार्शली इफेक्ट करता है, क्या इफेक्ट करता है, क्रीप इफेक्ट करता है, मॉड्यूलर रेशियो को पार्शली इफेक्ट करता है। तो ऑप्शन बी देख लेते हैं। पार्शली टेक इनटू अकाउंट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट सच ए क्रीप। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो पार्शली इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर इन आरसीसी बीम इज कॉसेज इन। तो जो आरसीसी में सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर होता है वो किस में होता है। तो जनरली ये वाला जो फेलियर होता है वो अंडर रेनफोर्स बीम में होता है। अंडर रेनफोर्स बीम में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और इससे पहले मैं एक और बताया था जिसमें प्राइमरी प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर था। तो एक इसमें होता है, ये ओवर रेनफोर्स सेक्शन में होता है, ओवर रेनफोर्स बीम में होता है। नेक्स्ट, इन डिजाइन कोड्स द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम आर कंट्रोल्ड बाय लिमिटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो भी बीम में डिफ्लेक्शन होता है तो हम लोग किसका वैल्यू को लिमिट करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन कोड में दिया हुआ है, IS 456 में दिया हुआ है इसका वैल्यू कि कैंटिलीवर के लिए कितना होगा, सिंपली सपोर्टेड के लिए कितना होगा, और कंटिन्यूअस बीम के लिए कितना होगा। तो जो भी डिफ्लेक्शन होता है उसको हम लोग स्पान, मतलब जो भी स्पान है बीम का उससे, और बाय में होता है इफेक्टिव डेप्थ, इससे कंपैरिजन करते हैं। तो L/D होता है, L क्या है, स्पान है, और D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है। यदि LD का वैल्यू 7 तक है, तो मतलब जो कैंटिलीवर है उसके लिए 7 दिया हुआ है। और पहले देख लेते हैं अच्छे से इसको। कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम है, तो उसके लिए जो डिफ्लेक्शन का वैल्यू रहता है 7 रहता है। और सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसके लिए रहता है 20। और कंटिन्यूअस बीम है तो उसके लिए होता है 26 होता है। इतना तक का अगर वैल्यू है तो डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए रहता है। ये कहाँ दिया हुआ है, IS कोड में दिया हुआ है, IS कोड में दिया हुआ है। तो हम लोग जो डिफ्लेक्शन है उसको किसको डिनोट करते हैं, L/D से डिनोट करते हैं। ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और डिफ्लेक्शन के लिए पूछा है। तो डिफ्लेक्शन के लिए अभी बताया L/D। L क्या है, स्पान है, और D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है। ये दोनों का रेशियो जो होता है उसको हम लोग डिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। इसी रेशियो से हम लोग कंपेरिजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन एन अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन ऑफ आरसीसी बीम द डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज। तो यदि अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन दिया हुआ है तो उसका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर होगा, ऐसा पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है।
अब चारों ऑप्शन देख के हम लोग को बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो जो भी अंडर रेनफोर्स होता है उसमें जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होता है वो कम होता है। मैं पहले बताया हूँ ना। तो ये क्या है, कम होता है। किससे कम होता है? क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से कम होता है। मतलब बैलेंस सेक्शन का जो न्यूट्रल एक्सिस है उससे कम होता है अंडर रेनफोर्स सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए देख सकते हो कि इक्वल टू द डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो ये तो गलत हो जाएगा, इक्वल होगा तो बैलेंस सेक्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, लेस देन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें लेस देन बोला है। डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से कम होता है। और ऑप्शन सी भी देख सकते हो कि मोर देन लिखा है तो ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a reinforced concrete section, if the area of the steel is more than that required for a balance section, the moment of the section as compared to that of balance section। तो इसमें ये बोल रहा है यदि हम लोग आरसीसी का कोई सेक्शन है उसमें हम लोग एरिया ऑफ स्टील को अधिक कर दिए हैं, किससे? बैलेंस सेक्शन में जो स्टील लग रहा था उससे हम लोग अधिक स्टील यूज कर रहे हैं। तो जो उसका मूवमेंट होता है, उस सेक्शन का मूवमेंट वो अधिक होगा कि कम होगा? किसके कंपैरिजन में? बैलेंस सेक्शन का जो मूवमेंट होगा उससे अधिक होगा कि कम होगा? ऐसा इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि विल रिमेन्स द सेम बोल रहा है। तो सेम तो होगा नहीं, जब भी हम लोग स्टील अधिक करते हैं, ओवर रेनफोर्स होता है मतलब, तो उसमें जो मूवमेंट है वो उसका वैल्यू भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो बी में क्या दिया है, विल बी लेस, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, विल बी मोर हो जाएगा, मतलब उसका मूवमेंट बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का 180 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को पता ही होगा, यदि आप लोग लेक्चर शुरू से देख रहे हैं तो आप लोगों का बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप लोगों को पता भी चलते गया होगा कि किस टाइप का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते जा रहा है। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो यार, और सब्सक्राइब वब्सक्राइब भी करो। देख रहा हूँ कि कोई लाइक ही नहीं कर रहा है। कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा वीडियो। और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो जो भी मतलब एसएससी जेई का तैयारी कर रहे हो या फिर इस किसी भी स्टेट एई जेई का तैयारी कर रहे हो उसके पास इसको, इस वीडियो को शेयर करो और साथ में पढ़ाई करो। चलिए ठीक है, बाय।